मेरा नाम है जयपाल और हम लोग एक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिश्चंद्र जी भी जुड़ेंगे और साथ में होंगे खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे। बाबा साहब एक बड़ी भूमिका के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक मजबूरी भी है और संविधान के नाम पर यह जरूरी भी है। कहा जा रहा है कि अब बाबा साहब ही केंद्र में होंगे और इसी के नाम पर हर नेता वोट मांगने की कोशिश भी कर रहा है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो बयान देकर फंस चुके हैं। हमारे साथ जेएनयू से पढ़े एक युवा भी हैं और इसके साथ ही अब नेतागिरी में भी हाथ आजमा रहे हैं। नाम है डॉक्टर अनूप पटेल और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शुरू करेंगे तो सवालों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। मैं अनूप भाई से पहले जानना चाहता हूं कि अभी बाबा साहब के एक अपमान का सवाल बड़ा खड़ा हुआ है कि बाबा साहब दूसरे भगवान घोषित किए हो रहे हैं कि ये बाबा साहब भगवान थे। कुछ एक मेजर आबादी के लिए वो भगवान के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अमित शाह जी ने कहा गलत कहा या सही कहा, या पार्टी की तरफ से क्या नजरिया रहा कि कितना नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? इस पर थोड़ा अपनी बात बताएं बस। हाँ, सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम जय मंडल। जो आपका ये सवाल है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरा जन्म ही जो है अपमान के परिदृश्य में हुआ है। जो जिल्लत और जहालत उस बीच में मैं पैदा हुआ हूं और मैं अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से मैं इससे उबर के आऊंगा। सवाल अपमान का बाबा साहब का नहीं है। सवाल बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं इस देश में, करोड़ों लोग, उनका अपमान माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और भगवान की श्रेणी में ये तो चाहते हैं कि जैसे भगवान और भी हैं वैसे बाबा साहब भगवान के रूप में आ जाएं, मूर्ति लग जाए, मूर्ति पे माला लग जाए, माला जो हो जाए और विचारों पे ताला लग जाए। महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, ज्योतिबा फूले भगवान नहीं थे, बाबा साहब भगवान नहीं है। बाबा साहब इस देश का 85% जो दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, साथ में जो महिलाएं हैं चाहे जिस समाज के, उसके उद्धारक हैं। और जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही घृणास्पद बयान है। अगर उसकी तासीर वो अगर समझ रहे होंगे, एक तरफ वो 6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, एक तरफ जो है वो बाबा साहब को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी सीधा जो है संसद में जाते हैं, सीधा जो है दंडवत हो जाते हैं, संविधान को माथे पे लगाते हैं। उन्हीं के जो है गृह मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं और अभी तक माफी ना मांगना इस बात का संकेत दे रहा है कि ये नकली जो है अंबेडकर के अनुयायी हैं। और इसका जिस तरीके से विरोध हुआ है, ये विरोध लंबा चलेगा, क्योंकि ये बाबा साहब की सदी है और ये सदी अगर बाबा साहब के, तो बाबा साहब के लोग बाबा साहब का विरोध करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अनुप जी, आपसे एक सवाल ये भी है, जैसा आपने कहा कि बाबा साहब भगवान नहीं है, लेकिन अब गांव मोहल्लों में जाते हैं तो बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्यार्पण होता है, पूजा होता है, ठीक उसी विधि से जैसे हम भगवान के सामने, या बहुसंख्यक आबादी जो अपने भगवान या इष्ट देव को पूजा करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों से प्रतिक्रिया आ रही है कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमें उन्होंने जीते जी स्वर्ग का रास्ता दिखाया। हमने मोक्ष तो प्राप्त करने की कल्पना नहीं की, मरने के बाद क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन जीते जी हमें सम्मान का अधिकार दिलाया, इसलिए भगवान है। नहीं, वो लोगों की भावना हो सकती है। बाबा साहब के आप उस कृतित्व को पढ़िए ना। बाबा साहब के जो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, महात्मा बुद्ध ने भी यही जो है कहा था कि मैं एक इंसान हूं, इंसानों की मुक्ति के लिए मेरा जीवन आया। इसी तरीके से बाबा साहब का है। बाबा साहब को जबरदस्ती जो है भगवान के दायरे में रखकर कोशिश तो यही हो रही है, कोशिश उधर से यही हो रही है, कुछ पार्टियां भी उन्हें भगवान कह रही है। ये लोगों का हो सकता है मानना, लेकिन बाबा साहब ने अपने जो भी लेख हैं, जो उनका कृतित्व है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो अछूत की समस्या थी, जो जाति की समस्या थी, जो महिलाओं के अपमान की समस्या थी, शोषण की समस्या थी, उससे वो दूर करने के लिए उनका योगदान है। उस योगदान के रूप में बाबा साहब सिर्फ देश भर के लिए थोड़ो आइकॉन है, बाबा साहब पूरे दुनिया के लिए आइकॉन है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी उनकी स्टैचू लगी हुई। कई लोग तुलना कर रहे हैं कि अब गांधी से बड़े अंबेडकर हो गए हैं, और इसी बात की लड़ाई भी थी गांधी और अंबेडकर के बीच को लोग कई बार उजागर भी करते हैं। तो अब क्या लगता है आपको, नेहरू, गांधी और अंबेडकर, कई बार नेहरू को भी बीच में घसीट के लाया जाता है, आप उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, आप बेहतर जानते होंगे,
तो नेहरू और अंबेडकर में जो विवाद है, क्या वो सच में वो है जो लोगों को पता है, व्हाट्सएप पे जो आता है वही है, या कई किताबें हैं जिसका जिक्र होता है बार बार कि ऐसा कुछ है नहीं? दरअसल अंबेडकर और नेहरू के बीच में कोई विवाद नहीं। देखिए, आप 3 महापुरुषों के नाम लिए, एक महापुरुष और भी हैं जिससे तुलना होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल बनाम नेहरू, पटेल बनाम गांधी, और तुलना ज्यादा होती है गांधी बनाम अंबेडकर की। आजाद भारत की बुनियाद को रखने वालों में से बाबा साहब हैं। 1935 का जो इंडिया एक्ट था, उसी के तहत भारतीय संविधान की प्रक्रिया बनी। तो ये तुलना करना कि गांधी बड़े हैं या बाबा साहब बड़े हैं, मैं इस तुलना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। निश्चित रूप से बाबा साहब का आजाद भारत में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है, वो बाबा साहब की देन है। तो अंबेडकरवादी गांधी पर इतना भरोसा क्यों नहीं करते? क्या कारण मानते हैं? लंबा मसला है। अब नहीं, अगर संक्षेप में दर्शकों को बताना चाहें कि क्यों भरोसा नहीं है गांधी के ऊपर आप लोगों को, या क्यों ऐसा लगता है कि गांधी दोषी हैं कहीं न कहीं? पूना पैक्ट याद करना चाहिए। गांधी जी अछूतों को हरिजन कहते थे। अच्छा शब्द है, हरिजन, भगवान के लोग। लेकिन हरिजन के नाम पे जो हकीकत है भगवान के लोग, गांधी जी ने कहा। लेकिन भगवान के जो मंदिर में भगवान होते, वहां पे अछूतों की एंट्री नहीं होती है। आज भी एंट्री नहीं होती। दलित चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, अभी इंस्पेक्टर, एक दलित इंस्पेक्टर को घोड़ी में चढ़ने से रोक दिया गया है। तो ये जो मसले थे कि भाई बाबा साहब क्या कहते थे कि देश आजाद हो जाएगा तो क्या हमको जो जाहिलियत, जो अछूत, जो शोषण है हमारा, क्या ये खत्म हो पाएगा? इसलिए वो सवाल थे। उन सवालों पे बाबा साहब गांधी से बड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल और अम्बेडकर, बाबा साहब जी, इन दोनों में हमेशा ये रहता है कि इन दोनों के समाज में भी ये वहमनस रहता है कि बाबा साहब का साथ पटेल जी ने नहीं दिया था ये, और बाबा साहब तो अपने दम पर सब करके सब कुछ किया, उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, ये हुआ। इसको लेकर के दोनों समुदाय में अक्सर खींचातानी रहती है। तो क्या सरदार पटेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? बाबा साहब के सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया। अभी पिछले 3 नवंबर को फतेहपुर में हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जाति जोड़ो समाज जोड़ो, सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर। बाबा साहब सांसद थे जो वर्तमान में इस समय बांग्लादेश है। वहां से रिजाइन दिए। रिजाइन करने के बाद संविधान सभा में आना था। संविधान सभा में आने के लिए सरदार पटेल ने महाराष्ट्र में एमआर जयकर, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको बोला कि सीट खाली करिए, और उससे बाबा साहब निर्वाचित होकर संविधान सभा में गए। और संविधान सभा के अंदर जो 5-6 बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, मौलिक अधिकार कमेटी, नीति निर्देशक तत्व कमेटी, आपका जो है राज्य और केंद्र की व्यवस्था की कमेटी, और इसके अलावा जो है प्रस्तावना की कमेटी, इन सब में बाबा साहब और सरदार पटेल साहब का एक दूसरे से समायोजन था। इस पे अब हुआ क्या कि कुछ जो सो कॉल्ड, जो ये कुछ आंदोलन चलाते हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक पिक्चर क्लियर किया, पिक्चर बनाई कि बाबा साहब के विरोधी थे सरदार पटेल, और उधर जो सरदार पटेल को आज एक खास कलर में जो है रंगना चाहते हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया। तो जब वो बुक है जो बाबा साहब के अनन्य सहयोगी सरदार पटेल, आप उसको रामेश्वर पवन जी की उस किताब को पढ़िए, और उस पे तथ्य बाय तथ्य दिए हैं कि बाबा साहब और सरदार पटेल एक दूसरे के सहयोगी हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में बाबा साहब का समाज और सरदार पटेल का समाज ये एक होगा, और उत्तर प्रदेश के सहित पूरे भारत की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। भारतीय संविधान में 2 संवैधानिक कमीशन है जी। एक ओबीसी कमीशन है, दूसरा SC/ST कमीशन है। तो क्या कभी भी इन दोनों कमीशनों को एक करके बैठ करके बात करने के लिए कभी कहा गया कि ओबीसी की समस्या और SC की समस्या बैठ के हल करें, जो आपसी झगड़े हैं? तो इससे दोनों के बीच में जो खाइयां हो सकता है कम हो जाए। तो ऐसा कभी पहल किसी सरकार के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा रखी गई, दोनों कमीशन को एक साथ बैठाया जाए, दोनों की समस्याएं एक साथ हल किया जाए, तो बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो समझौते के आधार पर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा प्रयास पर आपकी पार्टी कोई पहल करेगी या लोग कोई पहल करेंगे जिससे लोग दोनों सामने आए, बैठे, समस्या का समाधान? देखिए, वो दोनों आयोग हैं। अनुच्छेद 340 में जो है आपका ओबीसी कमीशन है और SC/ST कमीशन है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो अधिकार
SC/ST कमीशन को सरकार के द्वारा मिले हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त है, वो अधिकार OBC कमीशन को नहीं मिले हैं। और ये दुर्भाग्य है कि देश में OBC प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके जो OBC की समस्याएं हैं, OBC के जो हित हैं, OBC के अधिकार हैं, उसके लिए OBC कमीशन को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कोई पेनिटिव एक्शन लेने का अधिकार OBC कमीशन को नहीं दिया गया है। बड़े बड़े ये गाने गाते हैं, कायदे से OBC कमीशन को जैसे SC/ST कमीशन को अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, पहले वो काम करने की जरूरत है। आपका जो दूसरा सवाल था कि एक दूसरे के साथ बैठने की जो समस्याएं हैं वो सुलझाएंगी, ये समाज का मसला है। ये जो केसेज जाएंगे उस पे पर्टिकुलर उसका वो समाधान करेगा, ये समाज का मसला है। बहुजन समाज में OBC भी आता है और SC वर्ग आता है, और इसके लिए हमारी पार्टी विशेष रूप से काम कर रही है। संसद के अंदर वर्तमान की जो ये संसद है, पहला व्यक्ति है, और मुझे बहुत फक्र के साथ में बात कर रहा हूं कि हमारा पार्टी का लीडर दलित समाज से आने वाला वो हाथ उठा के बोलता है कि जय भीम जय मंडल। लोकसभा के अंदर कम से कम जो है 200 से 250 OBC वर्ग के सांसद हैं। मंडल कमीशन को वो लोग जान रहे होंगे, जय मंडल आज तक नहीं बोले हैं। बहुजन की पॉलिटिक्स का नया फ्रेमवर्क, नई धारा है आजाद समाज पार्टी, और उसके लीडर हैं चंद्रशेखर जी। उनके नेतृत्व में नई बहुजन जो है राजनीति की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, आने वाले दिनों में पूरे भारत में। आप कह रहे हैं नई राजनीति शुरू हुई है बहुजन समाज के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजनों का नेतृत्व करती आई है, अपने सबसे खराब दौर में है। क्या आपको लगता है कि उसका विकल्प जो है ये आजाद समाज पार्टी बन सकती है, या अभी लंबा संघर्ष बाकी है? क्योंकि जिस तरीके का अभी राजनीतिक परिदृश्य है, मायावती खुद को बिल्कुल साइलेंट मोड में रखती हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्या कारण मानते हैं आप मायावती इतना दबी हुई? पहली बार महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल किनारे होती जा रही है या आइसोलेट होती जा रही है। खुद ब खुद हो रहा है या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश इसके पीछे छुपा हुआ है? देखिए, जो आकाशवाणी हमारे यहाँ है उसमें एक लोगो लगा रहता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और भारत सरकार भी इस नारे को, स्लोगन को एक्सेप्ट करती है। ये नारा जो है गौतम बुद्ध का दिया हुआ है, उसको फॉलो किया मानवर काशीराम साहब ने, और निश्चित रूप से बहन जी ने बहुत काम किया है। हमारी अग्रज है और उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी अगर मेरा फेवरेट कोई उत्तर प्रदेश में अगर सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री के रूप में नाम लिया जाएगा तो मैं सीधा मैं बहन जी का नाम लेता हूँ। उनके जो काम अधूरे रह गए हैं, मानवर काशीराम के साहब के, उनका जो सपना था वो सपना अधूरा रह गया है, और बहन जी ने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश में, कुछ काम अधूरे रह गए हैं, और वो हमारी लीडर हैं, हमारे बहुजन समाज के पूरे अधूरे रह गए, वो पूरा कौन करेगा? वो पूरा आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में वो चीजें होंगी, वो चीजें हो रही। मायावती करेंगे, वो भतीजा हमारा करेगा। नहीं, अब देखिए, हम तो उन्हें लीडर मान रहे हैं। बहन जी हमारी लीडर है, बहुजन समाज की लीडर है, उन्होंने बहुत काम किया है। अब वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हमारी जो है हम लीडर मानते हैं। हम अब वो माने या ना माने उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। मायावती नाराज हैं आप लोगों से, आप लोगों को सपोर्ट करती हैं अंदर से, ऐसा लगता है आपको? आप लीडर मान रहे हैं उनको? नहीं, बिल्कुल, हम काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, और बहन जी देश के जो है प्रमुख लीडरों में से एक हैं, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। नाराजगी और ये प्रेम का सवाल मुझे लगता है कि जब कभी बहन जी से राब्ता हो तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। एक सर, नॉट फाउंड सुटेबल, NFS, ये शब्द आजकल बहुत चर्चित में है, खासकर यूनिवर्सिटियों में पाया जाता है। हाँ, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या लाइनअप है कि नॉट फाउंड सुटेबल क्यों होता है? या तो इंटरव्यू के जो भी नियुक्तियां होती हैं वो इसमें ज्यादातर पाया जाता है, तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? इंटरव्यू को चलने दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, या नॉट फाउंड सुटेबल को कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? क्या इसका प्लान है आपकी पार्टी का आगे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, द्रोणाचार्य की कहानी हमने सुनी, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कैसे काटा। आज के समय पे एकलव्य का अंगूठा उच्च शिक्षा संस्थानों में काटा जाता है। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं बीइंग अ जेनवाइट, मैं JNU से मैंने PhD कंप्लीट की, और मैं उसी डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, और उसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे डिग्री दिया, मेरा जो है सारा रिसर्च होके किया, और उसके बाद रिजल्ट में
हमें नॉट फाउंड सुटेबल करार कर दिया जाता है। तो ये बहुत महीन जो है, ये जो जाति का जो है ये दंश है, ये दंश यहाँ पे तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, तो लड़ने में तो वो सामने जो है वो ताकत समझ रहा है। अभी भी चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, या अपर लेवल का ब्यूरोक्रेसी हो, वहां पे अभी उसका सामाजिक विन्यास बदला नहीं है। आने वाले दिनों में ये बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। चंद्रशेखर जी ने इस मुद्दे को उठाया है। एनएफएस मतलब आप समझिए कि खुद एक इंस्टीट्यूशन का अपमान है। भाई मैं एक दलित बैकवर्ड बैकग्राउंड का, मैं उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता हूँ, मेरा ही प्रोफेसर, मेरा ही एचओडी मेरे को जो है नॉट फाउंड सुटेबल करार दे रहा है, तो सवाल जो है यूनिवर्सिटी पे लग जाता है, मेरे ऊपर नहीं लगता है। तो ये ऐसे ही समय पे बाबा साहब फिर से जो है रिलेवेंट हो जाते हैं। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि ये उस सरकार पे हो रहा है जो स्लोगन देती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ ले रही है, लेकिन विकास यहाँ पे कुछ खास वर्गों और कुछ खास जातियों का ये सरकार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि अभी जितनी भी मुद्दे चल रहे हैं उनका आपको भी कुछ जवाब और बहुत हद तक स्पष्टता हो गई होगी आजाद समाज पार्टी की ओर से और डॉक्टर अनूप पटेल की तरफ से। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।